सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम भारत की जनगणना मतलब कि सेंसस 2011 को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो था इसका थीम सेंटेंस था। भारत की जनगणना जो 2011 में 10 साल पहले अभी से हुई थी और 2021 में होनी थी, तो वो कोरोना के कारण अभी तक टल ही रही है। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना परसेंट हुआ, अभी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें जो है कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको याद हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आते ही रहते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 की प्रमुख फैक्ट्स हैं और जो भी तथ्य हैं उनसे रिलेटेड कुछ अलग वीडियोस इसी सीरीज में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण जनसंख्या हमारी कितनी है? 1,121,08,54,944, मतलब 121 करोड़ कह सकते हैं हम। जिसमें ग्रामीण कितने हैं? 68.9% है टोटल। 68.9% मतलब कि 69% हम कह सकते हैं अगर ऑप्शन में आया तो। 68% ग्रामीण है, 68.9%। 31% शहरी हैं, मतलब कि सिटी में रहने वाले लोग हैं। पुरुष कितने हैं टोटल में? उसमें 62.32 और 58.75 महिलाएं हैं। उसमें से जो ये 58.75 महिलाएं हैं उनमें से 69.1 ग्रामीण महिलाएं हैं और 30.9 शहरी महिलाएं हैं। इसी तरीके से 68.6 जो है पुरुष, इनमें से जो पुरुष हैं 62.632% जितने भी टोटल पॉपुलेशन के पुरुष हैं उसमें इतने जो हैं ग्रामीण व्यवस्था में रहते हैं और शहरी व्यवस्था में 31.4 पुरुष रहते हैं। आगे देखते हैं ग्रामीण। अब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो लिंगानुपात है ना, जो लिंगानुपात है प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में है हमारा 949, मतलब 949 मतलब कि अधिक है, अच्छा है। महिलाएं बराबर हैं लगभग, लेकिन शहरी में उतनी ही कम है, 929 है। 20 कम महिलाएं हैं वहां पे शहरी में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। अभी तो हमने वयस्कों में देखा है जो 8 वर्ष से ऊपर की गणना में होते हैं। 7 वर्ष की ऊपर से गणना 7 वर्ष से ऊपर की गणना में ये लिंगानुपात कैलकुलेट होता है। वही शिशु लिंगानुपात 7 वर्ष से नीचे होता है तो उसमें 923 जो है लिंगानुपात ग्रामीण का है और शहरी में 905 है, मतलब शहर में भी कम है और ग्रामीण में ज्यादा है। उसके बाद हम देख लेते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर हमारे पूरे देश की कितनी है? 73.0%। उसमें महिलाएं जो है 64.6% पर हैं और पुरुष जो है 80.9% पर है, मतलब पुरुष जो है काफी ज्यादा साक्षर है। उसमें ग्रामीण पुरुष जो है वो 77.2% जो है साक्षर है। शहरी पुरुष जो है वो 88.8% साक्षर है। और यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो 57.9% साक्षर है। शहरी महिलाएं 79.1 है, मतलब कि वो ज्यादा साक्षर है। अब हम दशकीय वृद्धि को अगर देखें तो दशकीय वृद्धि जो है हमारे पूरे राष्ट्र की वो 17.7% से बढ़ी है, मतलब 2001 से 2011 तक 17.7% के रेट से बढ़ी है। और शहरी जो है वो 31.8% आबादी बढ़ी है। ग्रामीण जो है वो 12.3% के रेट से बढ़ी है। पुरुष जो है वो दशकीय वृद्धि में 17.1% से बढ़े हैं और महिलाएं 18.3% की रेट से बढ़ी। ये तो हो गई हमारी बढ़त। 10 साल में हमने दशकीय वृद्धि कितनी की है? शहरी में 37.8, ग्रामीण में 12.3% वृद्धि की है। अगर टोटल राष्ट्र की वृद्धि देख ली जाए तो 17.7 है। वहीं पुरुष की 17.1 है, महिलाओं की 18.3 में वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो कितनी है? वो है 16,44,78,000, मतलब लगभग 16 साढ़े 16 करोड़ कह सकते हैं हम, जिसमें बालिका जो है वो 6.5% है और बालक भारत की कुल जनसंख्या में कितने हैं? वो 7.08%, मतलब कुल जनसंख्या में बालिकाएं कितनी है? वो 6.5% है इस आयु वर्ग की और बालक कितने हैं? 7.08% है। कुल जनसंख्या का 13.6% जो है वो क्या है? ये जनसंख्या है, ये जो टोटल जनसंख्या है वो इतनी है।
और 13.8% बालक है, इसमें 13.4% बालिकाएं हैं। अब पूरे राष्ट्र में अगर शेड्यूल कास्ट मतलब कि अनुसूचित जाति की संख्या का परसेंटेज अगर देखें पूरे राष्ट्र के हिसाब से तो वो है 16.6%, 16.6% पूरे राष्ट्र के हिसाब से। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अनुसूचित जाति मतलब कि एससी का प्रतिशत देखें तो वो है 18.5%, जबकि शहरी में शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है 12.5%। पुरुषों में अगर टोटल पुरुष में कितने शेड्यूल कास्ट हैं वो तो हैं 16 मतलब 16.6% लगभग, और महिलाएं कितनी हैं 16.7%, मतलब ये लगभग दोनों बराबर हैं अगर इनकी जनसंख्या में देखें, जो कि 16.6 टोटल जनसंख्या का लगभग बराबर ही है। लेकिन ग्रामीण में 18.5 है और शहरी में 12.5 कह सकते हैं, 12.6 है। अच्छा, पुरुष जो हैं अगर ग्रामीण में देखे जाए तो 18.5 है, जो कि इसी संख्या के बराबर आता है, और शहर में 12.5 है, वो भी इसी के संख्या के बराबर आता है। जो शहर में टोटल जनसंख्या देखी है ना, तो इस आंकड़े से मैच हो रहा है। और ग्रामीण में 18.4 है, जो भी लगभग इसी संख्या से मैच हो रहा है। और शहर में टोटल महिलाओं में शहरी महिलाओं में अनुसूचित जाति की महिलाएं 12.5%, 12.7% है, जो कि इस संख्या से मैच है। तो मतलब हमें केवल इस फैक्ट को हमें याद करना है ना, केवल यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण में 18.5% है और शहरी में 12.5% है। 18.5 और 12.5 हमें याद करना पड़ेगा कि ये जो है हमारे ग्रामीण में है, मतलब कि विलेजेस में है, और ये हमारे सिटीज में है। किसकी? एससी की परसेंटेज है ये, है ना। और टोटल एससी की परसेंटेज कितनी है? 16.5% है, 16.66। इस तरीके से हम एससी देख सकते हैं। अब अनुसूचित जाति देख लेते हैं, एसटी। तो शेड्यूल ट्राइब्स अगर देखें तो वहां जहां वो 16.5% थे लगभग टोटल पॉपुलेशन में, वहां अनुसूचित जाति जो है वो जनसंख्या 8.5% लगभग है, 8.6% है, 8.6% है। अब टोटल ग्रामीण क्षेत्रों को देखा जाए तो उसमें 11.3 है और शहरी में 2.8 है। अगर टोटल पुरुषों में देखें तो पुरुष जो 8.5% है वो जो 8.6% है वो उसमें पुरुष कितने हैं? 8.4 हैं, और 8.8 जो है महिलाएं हैं। अब ग्रामीण में 11.0% है और ये शहर में 2.7 है। तो आप इसमें भी ये वाला ही फैक्ट याद रखें, कौन सा? 11.3 और 2.8। ये क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये हमने दो फैक्ट याद कर लिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। टोटल याद रखते हैं तो राष्ट्र में 16.5 है, लगभग 16.6 और 8.6, इधर 11.3, 2.8, इधर 18.5 और 12.6। उसके बाद देख लेते हैं कुछ अन्य संख्याएं। तो 2001 से 2011 में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो कुल जनसंख्या है वो 2001 के डाटा के अनुसार 102.87 करोड़ थी, 2011 में 121.08 करोड़, मतलब कि 17.7% की दशकीय वृद्धि हुई है, जिस डाटा को हम पहले ऊपर देख चुके हैं। तो दशकीय वृद्धि हमारी कितनी हुई है? 17.7%। जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ये कब का है डाटा? ये है 2011 का। अभी 2021 मतलब अगले 10 साल वाला डेटा आना है। इसमें लगभग 150 करोड़ होनी है आबादी है, 130 करोड़ 135 करोड़ होनी है आबादी, है ना। तो अभी के हिसाब से हम 121 करोड़ पे 2011 के सेंसस के अनुसार लगाएंगे। अब पुरुष व महिलाओं में देख लें तो 51.73% पुरुष थे पहले, जो कि 51.47 हो गए, मतलब कि -0.26 पुरुष कम हो गए हैं टोटल जनसंख्या में, और प्लस 0.26 महिलाएं बढ़ गई हैं। तो जितने पुरुष कम हुए उतनी ही महिलाएं बढ़ गई हैं। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अनुपात जो है हमें बराबर लाना है ना। तो महिलाएं बढ़ गई हैं। उसके बाद नगरीय प्रतिशत देख लें तो 27.81% था, वहां नगरीय प्रतिशत बढ़ गया है 31.1%, मतलब नगर में जनसंख्या का प्रवास जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो कितना प्रवास ज्यादा हो गया है? 3.29%।
तो 3.29% जो लोग हैं पूरे राष्ट्र के परसेंटेज के, वो गांव से नगर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब दशकीय वृद्धि देख लेते हैं। तो दशकीय वृद्धि पहले चल रही थी 21.54%, 54%, लेकिन 2001 से 2011 के अनुसार 17.7% जो है वो दशकीय वृद्धि हुई है, कि मतलब कि हम लोगों का जनसंख्या बढ़ने का दर जो है वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है? 3.84% दशकीय वृद्धि का दर कम हुई है। लिंगानुपात देख लेते हैं। जहां पहले 933 था, अब 943 हो गया है। देखा आपने, पहले ही देखा था कि प्लस 0.26 जो है महिलाएं बढ़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है? लिंगानुपात बढ़ना ही है। 943 महिलाएं हो गई हैं, मतलब कि 10 महिलाएं देखिए 1000 पुरुषों पर बढ़ी हैं। 10 महिलाएं 1000 पुरुषों पर बढ़ी हैं 10 सालों के अंतर में, तो +10 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए। साक्षरता अगर देखें तो पहले 64.8% जहां भारत साक्षर था, जनसंख्या टोटल 64.8% साक्षर थी, वहां 73% जनसंख्या साक्षर हो रही है, मतलब 8.5%, 8.2% लोगों ने और शिक्षा प्राप्त की है, साक्षर हो गए, लिखना पढ़ना सीख लिया है। पुरुष साक्षरता में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहले 75.26 थे, तो 80.29, मतलब प्लस 5.64 इतने प्रतिशत पुरुष और पढ़ लिए हैं, और 10.93% महिलाएं और पढ़ ली हैं। यहाँ 64.6% जो है महिलाओं का साक्षरता दर 2011 के अनुसार हो गया है। जनघनत्व में डिफरेंस देख लें तो पहले 325 था, वो 382 हो गया। भाई जनसंख्या बढ़ी है तो घनत्व जो है वो बढ़ना ही है। तो कितना पर स्क्वायर किलोमीटर लोग ज्यादा रहने लगे हैं? +57 लोग ज्यादा रहने लगे। इन लोगों के लिए स्पेस और चाहिए, है ना? तो +57। तो इस जो हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा, इसमें जो अंतर आ रहा है, दशकीय वृद्धि में जो अंतर है, दशकीय वृद्धि जो है, इन सब चीजों को हमें, अंतर को, कुछ डाटे को हमें ध्यान से देखना है और याद रखना है। आगे देख लेते हैं। पैरामीटर वाइज कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, अब स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं ना। तो दशकीय वृद्धि दर जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी, वर्तमान जो जनसंख्या है, पूर्व जनसंख्या है बटे पूर्व जनसंख्या। तो पूर्व जनसंख्या सापेक्ष में हम वृद्धि को देखते हैं, तो दशकीय वृद्धि दर हमें पता चल जाती है। 1911 में कितनी थी दशकीय वृद्धि दर बढ़ रही थी? 5.75%। 1921 में कितनी बढ़ी? -0.31%, मतलब जनसंख्या का यहाँ पे ह्रास हुआ था। तो किस दशकीय वृद्धि में हम देखेंगे दर में माइनस हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो यही क्या कहलाती है? 1921 वाली रेखा अगली, वो महान विभाजक वर्ष 1921। 1921 के बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि आई। पहले तो कम हो रही थी जनसंख्या, अब यहां से 1921 के बाद तेजी से वृद्धि आई। तो ये महान विभाजक वर्ष इसको पूछा जाता है। फिर अगले 10 सालों में +11%, बहुत तेजी से वृद्धि की। +14% और तेजी से वृद्धि की। फिर 13%, फिर कुछ रुके। फिर 1961 मतलब कि जब युद्ध होने वाला था या युद्ध हो रहा था, तो क्या होता? 21.64% की वृद्धि दर हुई। और 1971 मतलब जब आपातकाल लगा था, तब तो 24.84%। आपातकाल के लगभग आसपास की ईयर में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, 24.80। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच में है। तो ये वर्ष पूछ लें कौन से दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी? वो थी 1961 व 71 के बीच में। तभी इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या था, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आई थी, और वो रेडियो बांटने लगी थी नसबंदी करवा के। अब 1981 में देखें तो 24.66% वृद्धि हुई। 1991 में 23.87, 2001 में 21.54, 2011 में जो भी हमारा सेंसस चल रहा है उसमें दशकीय वृद्धि दर 17.7% और इससे कम ही होनी चाहिए, है ना। तो 1951 से 81 में जो है वो तृतीय अवस्था कहलाता है जनसंख्या विस्फोट का। 1951 से 81 जो है 30 साल थे, इसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ है। इन वर्षों में देखिए 51 से 81 तक, तो 21, 24,
13 है ना, और ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है 1961 से 71 वाला, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य। तो जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य कौन, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुई है, तो दादरा एवं नगर वाले, ये क्या है, शीर्ष राज्य है। समस्त है, राज्य और केंद्र शासित दोनों है। तो दादरा नगर हवेली में 55.90% जनसंख्या बढ़ी है। 55% जो है जनसंख्या बढ़ गई है। दमन दीव में 53% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, रोड बनी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, लोगों को सुरक्षा मिली है, इसीलिए लोग वहां पर जाना, वहां पर रहना पसंद किए, इसीलिए वहां की जनसंख्या बढ़ी है। ऐसा भी हो सकता है कारण। पौंडीचेरी में 28% बढ़ी है, राज्यों में प्रथम है ये। मेघालय में 27.9% बढ़ी है, वही सेम कारण हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा। अरुणाचल प्रदेश में 26% बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में 20.2%। ये याद रखना है आपको। अब उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ कहाँ पे है, किन्होंने अपनी वृद्धि कम रखी, तो नागालैंड में -0.67%, शायद कोई विद्रोह हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, है ना, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, -0.67। केरला में 4.9%, इन्होंने अपनी पढ़ाई का फायदा उठाया, अपनी जनसंख्या कम ही रखी है, 4.9% ही जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है इनकी। और लक्षद्वीप की 6.39 है, और अंडमान की 6.9 है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, कैसे, नागालैंड, फिर केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान, है ना। तो सबसे कम किसकी है, नागालैंड की है, फिर केरल की है, फिर लक्षद्वीप की है, और इधर सबसे ज्यादा किसकी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, डी दोनों है, फिर पौंडीचेरी, मेघालय, अरुणाचल, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यहाँ खासतौर से याद रखिए दशकीय वृद्धि दर में। अब देखते हैं सर्वाधिक धीमी वृद्धि दर कब रही है, तो 1901 से 1921 तक, क्योंकि महामारी का दौर था और तब की ब्रिटिश सरकार ने भी जो है ख्याल नहीं रखा जनता का, इसीलिए सर्वाधिक धीमी वृद्धि दर 1901 से 1921 तक की है। 2011 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी होगी भाई, 17.7, जो भी है उसको माइनस डिवाइड कर देंगे, तो 1.64% जो है वार्षिक वृद्धि दर, हम याद रखेंगे इस आंकड़े को, 1.64%। 2045 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा वर्तमान वृद्धि दर के साथ। अगर वर्तमान वृद्धि दर रही तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, है ना। तो हमें जनसंख्या को अपना कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में तो इतना आगे है नहीं, जैसे कि चाइना से आगे तो है नहीं। अब चाइना से प्रोडक्ट खरीद के अगर हम अपनी जनसंख्या का पेट पालेंगे तो फिर हो चुका, है ना। तो या तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी बूस्ट ला देनी है कि चाइना को भी हम पछाड़ दें और अपना मैन्युफैक्चर करके देश से बाहर माल भेजने लगे, तब तो हम जनसंख्या को अफोर्ड कर सकते हैं, वरना हम जनसंख्या को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वरना अपने खनिज संसाधनों को बेच कर देश कब तक चल पाएगा। एक ना एक दिन हमारे खनिज संसाधन और तेल, पानी और जो भी है हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या होगा, है ना। तो सर्विस इंडस्ट्री पर हम कितना डिपेंड कर सकते हैं, जो सर्विस सेक्टर है वो कितना हमारे लिए प्रोड्यूस करके जीडीपी दे सकता है ना। तो एट लास्ट हमें प्रोडक्शन पे ही फोकस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना जो है मोबाइल सेक्टर में बूम कर रहा है, वो सिलिका लेके रेत से मोबाइल बना दे रहा है, और 16,500 रुपए का मोबाइल वहां से इंपोर्ट होके आ रहा है और 20,000 में बिक रहा है। तो इस तरीके की चीजों को हमें भी अपने देश में प्रोत्साहन देना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं हिंदी भाषी राज्यों में क्रम क्या है। तो सबसे पहले हिंदी भाषी राज्यों में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। इनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज्यादा बिहार की है। यहाँ पे हमने 20 देखा था, तो यहाँ पे हिंदी भाषी राज्यों में सबसे जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी है, 25.47 के साथ बिहार है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर उसके बाद दिल्ली है। तो BCJRD। अब JRD रतन टाटा का नाम याद रख सकते हैं, BC से आप कुछ भी याद रख सकते हैं, बेंचो, है ना। BCJRD ये हिंदी भाषी राज्यों के क्रम है। तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ये तो हमें पता है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्षेत्रफल सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा है। सबसे छोटा यूटी यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप है।
और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश अभी शायद लद्दाख हो गया है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान जो है वो हमारा एरिया में नंबर 1 पे है, और नेशनल शेयर कितना है इसका एरिया के हिसाब से? 10.41% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? तो वही आता है 4th नंबर पे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं हम यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे पहला कौन सा है? 8,249 स्क्वायर किलोमीटर के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। 0.251% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। तो टोटल जनसंख्या जो है हमारे देश की, उसमें उत्तर प्रदेश 16.5% के साथ फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र 9.28, बिहार 8.60%, पश्चिम बंगाल 7.5, 7.5 कह सकते हैं, और 6.9 के साथ आंध्र प्रदेश। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो BWA ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से है, पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप, सबसे बड़ा यूटी अंडमान निकोबार। आगे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है, वो तो सबको पता है। सबसे छोटा लक्षद्वीप, यहाँ एरिया और पॉपुलेशन दोनों में छोटा लक्षद्वीप है। राज्य में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो ये फैक्ट भी हमने देख लिए। ये भी पॉइंट आप देख लीजिए। अब आगे आते हैं न्यूनतम 5 राज्य वाले, जिनमें जनसंख्या न्यूनतम है। उसमें 5 राज्य में सबसे पहला सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, नागालैंड। शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या सबसे पहले है, तो दिल्ली सबसे ज्यादा, उसके बाद पौंडीचेरी, फिर चंडीगढ़, अंडमान और फिर दादरा नगर हवेली। न्यूनतम लक्षद्वीप है। जनघनत्व देख लेते हैं। तो जनघनत्व टोटल भारत का अगर देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दोबारा कहते हैं हम, सर्वाधिक जनघनत्व 1106 बिहार में है, दिल्ली में 11,320। ये तो अथा हो गई तो ना, बिल्डिंगें 5-5 मंजिलें होती हैं, पतली पतली गलियां होती हैं, एक एक फ्लोर पे 10-10 लोग रह रहे हैं, तब जाके आनंद विहार, ये बसंत विहार, वो विहार, वो विहार, 20 किलोमीटर के रेंज में कतई खचाखच दिल्ली भरा हुआ है, तभी तो 11,000 की पॉपुलेशन को संभाले हुए। फिर हाईवे देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, कोई अगर पॉकेट मार के चला गया तो पता नहीं किस हाईवे पे निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 11,320। उसके बाद अब देख लेते हैं अधिकतम राज्य के हिसाब से पॉपुलेशन में पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जनघनत्व में देखते हैं। तो सबसे पहले जनघनत्व में आता है बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इसमें जनघनत्व मतलब कि डेंसिटी के हिसाब से हम ट्रिक बनाएं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, BWKUH। और न्यूनतम राज्य बनाए न्यूनतम के हिसाब से, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सबसे कम है न्यूनतम राज्य में अरुणाचल प्रदेश की जो जनघनत्व है सबसे कम है, सबसे ज्यादा बिहार का है। उत्तर प्रदेश जनघनत्व 829 है और ये चौथे नंबर पे है, ये याद रखिए। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ये याद रखिए। 5वें नंबर पे हरियाणा है जनघनत्व में, ये याद रखिए। 829 कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। 1106 बिहार का है जनघनत्व। अधिकतम यूटी में देखें तो 11,320 दिल्ली है। न्यूनतम अंडमान निकोबार है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात देख लें तो टोटल राष्ट्र का लिंग अनुपात कितना है? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। राज्य में सर्वाधिक केरला में, मतलब केरला में पढ़े लिखे लोग हैं, तो 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 84 महिलाएं अधिक हैं।
तमिलनाडु में 996 महिलाएं हैं और उसके बाद 993 आंध्र प्रदेश में। तो सबसे अच्छा केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नीचे से देखिए तो इस तरीके से हमारा भारत देश है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो केरल, उसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद ऊपर इसी के छत्तीसगढ़ और इधर मेघालय। तो ये सब क्या हो गए, सर्वाधिक जन लिंगानुपात वाले। अब न्यूनतम वाले देख लें तो हरियाणा यहाँ पे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर ऊपर और उसके बाद सिक्किम इधर और इधर पंजाब ऊपर और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 912 है, सबसे कम हरियाणा में है, ये याद रखना है। केंद्र शासित में सर्वाधिक देख लें तो पौंडीचेरी में 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और न्यूनतम में देख लें तो दमन और दीव में 618 महिलाएं हैं। तो ये हो गया लिंगानुपात वयस्कों का। अब देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। तो भारत में टोटल शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 बालिका शिशु हैं 1000 बालक शिशुओं पर। सर्वाधिक देख लें तो अरुणाचल प्रदेश में 972 हैं और न्यूनतम है हरियाणा में 834। तो हरियाणा इसमें भी कम है, 834 है। ये दो हम याद कर लें, सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम हरियाणा। उसके बाद केंद्र शासित में सर्वाधिक जो है 968 शिशु बालिका शिशु हैं और दिल्ली में 871। तो दिल्ली में सबसे कम है। ये शिशु लिंगानुपात का डाटा हो गया। अब देख लेते हैं 2011 से 11 की तुलना में 2001 की तुलना में 11 में शिशु लिंगानुपात वृद्धि करने वाले राज्यों की वरीयता कम। तो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि किसमें की है, तो +48 इसने सुधार किया है। मतलब यहाँ पे +48 बालिका शिशु बढ़े हैं बालक शिशुओं पर। तो चंडीगढ़ में +35 हुए हैं, हरियाणा में +15 हुए हैं और +11 अंडमान निकोबार में, मिजोरम में बढ़े। तो पंजाब ने सुधार किया है, चंडीगढ़ ने और हरियाणा ने भी सुधार किया। सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। फिर -79 कम शिशु हुए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की तो हालत जान ही रहा है, अब शायद सुधार हो थोड़ा। आगे देखते हैं साक्षरता दर। तो भारत में 73.0% साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर की गणना में प्रारंभिक आयु 7 वर्ष जो है कैलकुलेट की जाती है कि 7 वर्ष के बाद वाले जो व्यक्ति हैं उनकी साक्षरता कैलकुलेट की जाती है। 7 वर्ष से पहले वाले बच्चों की में कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है। तो 2001 की जनगणना में साक्षरता दर में वृद्धि 73 से 64, मतलब कि +8.6% लोग और पढ़े हुए हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला सचिव मिजोरम में है। 98.76% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। अब लोग ही कम होंगे तो 20-50 अगर लोग होंगे तो उनको सबको पढ़ा दीजिए, क्या है एक बैच लगा के हो गया साक्षर। राज्य क्या है, सर्वाधिक शिक्षित कौन है राज्य, केरल है, उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम शिक्षित कौन है, बिहार 61.8% साक्षरता, उसके बाद अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो ये दो याद रखिए, केरल और बिहार। केरल अधिकतम 94% साक्षरता, न्यूनतम बिहार 61.8% साक्षरता। भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबको साक्षर करना पॉसिबल भी नहीं है। वैसे भी पितृसत्तात्मक राज्य है तो बालिकाओं को निकलने दिया नहीं जाता है, इसीलिए साक्षरता कम हो जाती है। जब बालिका अशिक्षित रहेगी तो पूरा परिवार भी अशिक्षित ही रहेगा। केंद्र शासित देख लेते हैं, सर्वाधिक लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार और न्यूनतम में दादरा नगर हवेली। तो सर्वाधिक कौन है शिक्षित, लक्षद्वीप, कम है दादरा। अब पुरुष साक्षरता राज्य में देख लें तो केरल में पुरुष साक्षर सबसे ज्यादा है, वो तो बात है ही है। अब बिहार में 71.71% न्यूनतम है, वो भी बात है ही है। स्त्री में केरल में 92% अधिक है, वो तो है ही है, और बिहार में 51 है, तो वही है ही है ना। तो ये तो नॉर्मल सेम ही डेटा को हम एनालाइज करके ऊपर से लिख सकते हैं। जब टोटल कम है तो पुरुष साक्षरता भी कम है। देश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। 37% लोग वहां पढ़ाई करते हैं, सब आवारागर्दी करते हैं साले। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। अब अनुसूचित जाति देख लेते हैं तो 16.11% जो है टोटल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति है जाति है।
और इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये एससी की बात हो रही है, उसके बाद बिहार, उसके बाद तमिलनाडु। और सबसे कम कहाँ पे है, वो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। और प्रतिशतता के आधार पर शीर्ष क्या है, पंजाब में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। ये सेंसस का एक महत्वपूर्ण लेक्चर था, आप इसको एक दो बार जरूर देखें और आप इसके फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।